हेलो एवरीबॉडी, ये है CBSE साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं ऑल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस चैप्टर में आपके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज दी गई है उनके सॉल्यूशन हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उनको आप नोट करना या उनको एग्ज़ाम में लिखना आपको बिल्कुल सरल लगेगा यदि आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का है ये, पेज नंबर 15 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सबस्टेंस? पदार्थ। सबस्टेंस क्या होता है हमारा? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं सबस्टेंस से? इट इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। हमारा जो मैटर है ना, जितने भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी द्रव्य हमारे आसपास भरे हुए हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, सब उसमें आ जाते हैं मैटर के अंदर। मैटर का अर्थ होता है भौतिक द्रव्य, जो भी आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं सब मैटर हैं। ठीक है, तो मैटर का जो प्योर रूप होता है उसे हम सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मैटर और सबस्टेंस में यही थोड़ा सा अंतर है। यदि आप इसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको इसका अर्थ मैटर का भी पदार्थ मिलेगा और सबस्टेंस का भी पदार्थ मिलेगा, लेकिन मैटर का अर्थ होता है भौतिक द्रव्य और यह सबस्टेंस से थोड़ा अलग होता है। सबस्टेंस हमारे मैटर का एक प्योर फॉर्म होता है। अ सबस्टेंस हैज़ डेफिनेट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशंस। और हमारा जो सबस्टेंस होता है उसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कंपोजिशन होती है, कुछ ना कुछ उसमें संगठन होता है। जैसे हमारे आयरन है ना, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो इसमें सोडियम क्लोरीन की एक विशेष कंपोजिशन है। आयरन हमारा सिंगल प्योर फॉर्म है। तो इस तरह से हम सबस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। सबस्टेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस लिखना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अपन ने पढ़ा है बहुत अच्छे से इन टेक्स्ट में। तो डिफरेंस कैसे लिखना है आपको? फर्स्ट है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हम मिक्स कर रहे हैं, है ना, दो पदार्थों के, दो सबस्टेंस के पार्टिकल्स हम मिक्स करेंगे तो वे बहुत यूनिफॉर्मली एक दूसरे के अंदर मिले हुए होते हैं। ठीक है, दोनों के पार्टिकल्स या दो से अधिक जितने भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं वे सभी बहुत अच्छे से मिक्सचर में मिल जाते हैं, यूनिफॉर्मली समान रूप से पूरे मिक्सचर में मिले हुए होते हैं। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? ऑल द पार्टिकल्स आर completely mixed and can be distinguished with the bare eyes or under a microscope, है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वे इनकम्प्लीटली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनकम्प्लीटली लिखेंगे इसको पूरा, और उनको हम जो पार्टिकल्स हैं उनको एक माइक्रोस्कोप के द्वारा या जनरली बेयर आइस के द्वारा, नंगी आँखों के द्वारा भी उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, यदि हमने सोडियम क्लोराइड, हमारा साल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, यदि उसके अंदर हमने सेंड को मिला दिया, है ना, सेंड के पार्टिकल मिला दिए, मिट्टी के कण बारीक वाले, तो वो आसानी से हमें बेयर आइस से भी दिख सकते हैं। और यदि हम और कोई बारीक चीज़ मिलाते हैं तो माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, है ना, वो अच्छी तरह से मिले हुए नहीं होते हैं। देन सेकंड हमारा डिफरेंस है, होमोजीनियस मिक्सचर में हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाती है, एक समान हो जाती है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उनकी कंपोजिशन इरेगुलर होती है ना, कहीं हमें साल्ट के पार्टिकल ज़्यादा दिखेंगे और कहीं सेंड के पार्टिकल ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन यदि हम होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देखें, यदि हम वाटर के अंदर शुगर को मिलाते हैं, है ना, शुगर मिला दी हमने वाटर के अंदर, तो क्या होगा? हम वाटर के अंदर शुगर के मोलिक्यूल्स को देख पाएंगे डिजोल्व होने के बाद? नहीं देख पाएंगे ना। और वे आपस में बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली एक समान रूप में वो मिल जाते हैं। लेकिन साल्ट और सेंड एक समान रूप से नहीं मिल पाते, इसलिए उनकी कंपोजिशन कैसी होती है? इरेगुलर। नो एपरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिवीज़न, है ना। और जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर को मिलाया तो हमें इसमें कोई डिवीज़न की बाउंड्री, है ना, कोई विभेदन की बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम देख नहीं सकते कि कहाँ शुगर के पार्टिकल है और कहाँ वाटर के पार्टिकल है। हमें तो पूरा ही एक वो ट्रू मिक्सचर दिखाई देता है, ट्रू सॉल्यूशन दिखाई देता है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है? जैसे साल्ट और सेंड को मिलाया तो हमें वहाँ पर
बाउंड्री जो होती हैं वो विजिबल होती हैं, हमारे लिए नोटिसेबल होती है। हम देख पाते हैं कि कितना हमें सैंड पार्टिकल दिखाई दे रहा है और कितने साल्ट के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं। देन हमारी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है 2 ऑन पेज नंबर 18 नंबर पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल, है ना। तो इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो अभी हमने ऊपर देखा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस दिखना है, तो आप समझ ही चुके हैं और उसी को आप लिख सकते हैं दोबारा। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ना। सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं या इनमें क्या अंतर होता है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए मैंने टेबल बनाई है। ट्रू सॉल्यूशन को मैंने पहले लिखा है, ठीक है। सोल को हम कोलाइड भी कह सकते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन, सोल और सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये किस प्रकार के मिक्सचर हैं, है ना। तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल हेट्रोजीनियस है और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देन बात करेंगे साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की। तो इसकी जो पार्टिकल की साइज होती है ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से कम होती है। ये हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर जो होता है वह 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो इनकी साइज इनसे भी कम होती है। देन सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। और यदि हम इसको 10⁻⁴ के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 1000 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है और 1000 में होती है हमारी 3 डिजिट्स, 3 शून्य, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन ज़्यादा बड़ा है, 10⁻⁻6 मोर देन 10⁻⁹ ठीक है। तो ये 10⁻⁻ मीटर की रेंज के इसमें पार्टिकल होते हैं। और ये जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल हैं ये तो 10⁻⁻6 से भी बड़े होते हैं, मोर देन 10⁻⁻6 मीटर और 1000 नैनोमीटर। देन ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वह फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, क्योंकि यह जो मिक्सचर होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और वे बहुत अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर मिल जाते हैं, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। लेकिन सोल जो होता है हमारा उसमें भी पार्टिकल पास तो हो सकते हैं, है ना। पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं तो वे बहुत बारीक फिल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ टेक्निक्स होती है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एट ऑल, सस्पेंशन में पार्टिकल बिल्कुल भी पास नहीं होंगे, ठीक है। देन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वह बिल्कुल स्टेबल होते हैं, ठीक है। उनको कितनी देर आप छोड़ दो, रख दो, तो उनमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या सॉल होते हैं, स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, वे भी काफ़ी स्टेबल होते हैं, है ना। सस्पेंशन की तुलना में वे थोड़े स्टेबल होते हैं। एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, और कुछ विशेष विधि होती है जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर ही वह नीचे सेटल डाउन होते हैं, वैसे सेटल नहीं होते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन है वे बहुत अनस्टेबल होते हैं, है ना। हमने इन दोनों को मिलाया, पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट को, लेकिन वह थोड़ी देर बाद ही उसको अनडिस्टर्ब हम छोड़ देते हैं 1-2 घंटे, तो सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारा मड्डी वाटर होता है, चॉक एंड वाटर का हमारे मिक्सचर होता है, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। तो इसमें जो है सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, यह बिल्कुल स्थिर या बिल्कुल आप कह सकते हैं चिरकालिक नहीं होते हैं, थोड़े समय के लिए ही बने रहते हैं। देन जो सॉल्यूशन होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, हमने साल्ट को, नमक को वाटर में घोल दिया तो वह ट्रू सॉल्यूशन बन गया, शुगर को वाटर में घोल दिया तो वह ट्रू सॉल्यूशन बन गया। और यदि हम सॉल या कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखेंगे तो वह होता है हमारे मिल्क और फॉग, फॉग यानी कोहरा जो सर्दियों में दिखाई देता है ना, ये सब हमारे सॉल हैं। देन मडी वाटर, चाक वाटर, ये सस्पेंशन है ना। स्मोक इन द एयर, एयर में हमारे स्मोक, धूल के कण पार्टिकल्स होते हैं, है ना, धुएं के कण होते हैं, वे मिल जाते हैं तो वे हमारे सस्पेंशन बनाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे तीनों के बीच में डिफरेंस, आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन
36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो हमने कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूले पढ़े थे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। तो जब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की देखना होता है कि उनको कैसे दिया गया है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को हम मिला रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया हमारे यहाँ पर, सोल्यूट हो गया, है ना। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोल्यूट है, और यहाँ पर इसका वेट दे रखा है 36 ग्राम, है ना। तो ये ग्राम में है, तो मास बाय मास हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, 36 ग्राम दिया गया है, और जो सॉल्वेंट है हमारा वो कौन है, वाटर है, H2O, और वह कितना है, 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 136 ग्राम। दोनों को हमने जोड़ दिया, है ना। फार्मूले में जो लिखते हैं उसके अनुसार, है ना। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जो मास ऑफ सोल्यूट है वह तो हमारा 36 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन है यानी कि दोनों का सम, है ना। सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों का सम हमको लिखना है यहाँ पर, तो वह है 136। तो इंटू कर दिया 100 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 26.47%, ठीक है। तो आप परसेंट लगाएंगे सिर्फ, यहाँ पर इनके कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि 36 भी ग्राम में है और 136 भी ग्राम में है, तो दोनों आपस में कट जाते हैं, तो ये यूनिट लेस हो जाता है, और सिर्फ परसेंटेज में ही हमें कंसंट्रेशन यहाँ पर दिखाई देता है। हैंस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 26.47%। देन यहाँ पर आपकी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है थर्ड, जो कि पेज नंबर 24 पर है NCERT टेक्स्ट बुक में। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें केरोसिन है और पेट्रोल है, ठीक है, दोनों लिक्विड हैं, आपने देखा होगा केरोसिन को भी और पेट्रोल को भी। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उनमें डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। विच आर मिक्सिबल विद ईच अदर, जो कि दोनों आपस में यहाँ पर मिक्सिबल भी हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, मिक्सिबल भी हैं, मतलब ये आपस में घुलनशील भी हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो हमें इनको सेपरेट करना है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं तो हम उनको, एक प्रोसेस होता है सिंपल डिस्टिलेशन, उसके द्वारा अलग कर सकते हैं, ना। और डिस्टिलेशन में भी हमने और भी पढ़े थे इसके टाइप्स, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसलिए हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। तो हम आंसर लिख लेते हैं, अ टेक्निक नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स वेयर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऐसा मिक्सचर या दो ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स, घुलनशील द्रव्य लिक्विड्स का मिक्सचर जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो हम उनको सिंपल डिस्टिलेशन नाम की तकनीक से अलग कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू केरोसिन एंड पेट्रोल, है ना, जैसे कि हमारे केरोसिन और पेट्रोल हैं। द होल कंसेप्ट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, और जो हमारी यहाँ पर कंसेप्ट है, हम जिस सिद्धांत का हम यूज करते हैं वह क्या है कि जो हमारे सब्सटेंस है पेट्रोल और केरोसिन, इनकी वोलेटिलिटी, कौन ज़्यादा वोलेटाइल है ना। तो हम इनको जैसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वह सबसे पहले वोलेटाइल होगा, यानी कि वाष्प में, वेपर्स में बदल जाएगा, जो कि हमारा कौन होता है, पेट्रोल। आपने देखा होगा यदि आप पेट्रोल को खुला छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी वेपोराइज होकर उड़ जाता है ना, गायब हो जाता है, लेकिन केरोसिन धीरे धीरे गायब होता है ना। केरोसिन को उड़ने में या वोलेटाइल होने में काफ़ी टाइम लगता है, वोलेटाइल तो दोनों है, लेकिन एक बहुत जल्दी होता है और एक बहुत धीरे होता है। तो इसी डिफरेंस के सिद्धांत को अपनाकर हम यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा यह प्रोसेस करेंगे और इन दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेम द टेक्निक्स यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई, मिक्सचर के नाम लिखे गए हैं, इनको आपको अलग करने की इनकी टेक्निक्स के बारे में लिखना है। बटर फ्रॉम कर्ड,
हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वह है बटर फ्रॉम कर्ड। आपको दही से मक्खन को अलग करना है। तो आप कैसे अलग करोगे? तो इसमें हम लिखते हैं अ प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो एक हमारा प्रोसेस है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब छाछ बनाते हैं घर पे, है ना, तो उसमें दही को उसमें बिलोई या जो हमारी मशीन होती है छाछ बनाने की उसको डालते हैं, तो वहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है और जो लाइटर मक्खन होता है, हल्का भाग होता है दही का, वह ऊपर आ जाता है घी के रूप में या बटर के रूप में। द प्रोसेस इज गवर्न ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। और ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये काम करता है डेंसिटी पर, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस डेंसिटी के प्रिंसिपल पर या सिद्धांत पर कार्य करता है। देन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, हमारा जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से आप नमक को कैसे अलग करोगे? हमें पता है जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, लेकिन उसको कैसे अलग करते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है। वी कैन यूज़ द सिंपल इवापोरेशन टेक्निक टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम बहुत सिंपल जो टेक्निक होती है इवापोरेशन की, उसको अपना कर समुद्र के जल से नमक को, साल्ट को अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन कॉजेस वाटर टू इवापोरेट लिविंग सॉलिड लेफ्ट साल्ट बिहाइंड। तो जो हमारा डिस्टिलेशन होता है ना, डिस्टिलेशन मतलब हम उसका फिर और अच्छे से उसको प्योरीफाई करते हैं इवापोरेशन करने के बाद, तो वाटर जो सॉलिड साल्ट होता है उसको पीछे छोड़कर उड़ जाता है, हेंस द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। तो इस तरह से हमें यहाँ पर साल्ट की प्राप्ति होती है। देन सी में हमें क्या करना है? कैम्फर फ्रॉम साल्ट, हमारा नमक है उसके अंदर कपूर मिली हुई है, तो आप उसको कैसे अलग करोगे? तो इसमें हमने पढ़ा था, है ना, ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, एक तो वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो इसमें हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देन सब्लिमेशन कैन को यूज टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट एज ड्यूरिंग द फेज चेंज कैम्फर डज नॉट अंडरगो अ लिक्विड फेज, है ना। तो हम इनको फेज चेंज के दौरान अलग अलग कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है सब्लिमेशन, क्योंकि हमें पता है कैम्फर जो होता है वो सब्लिमेबल होता है, मतलब ये बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में बदल सकता है। कैम्फर डायरेक्ट किस में बदलता है? गैस में बदलता है। ये वोलेटाइल होता है ना, सब्लिमेबल होता है, तो ये तो डायरेक्ट बदल जाएगा गैस में, लेकिन साल्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि ये हमारा नॉन सब्लिमेबल या नॉन वोलेटाइल पदार्थ होता है। तो हम इसको सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एक्टिविटीज़ में ऊपर चैप्टर में, उसके अनुसार। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको नहीं लिखना है, सिंपली लिखना है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट द कैम्फर फ्रॉम साल्ट। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक के द्वारा आप किस तरह के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हो? ठीक है, हमने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक पढ़ी थी कॉपर सल्फेट वाली, जिसमें ब्लू कलर के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। तो इसे किस तरह के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को इसमें? तो सॉल्यूशन हमारा देख लेंगे हम। The technique of crystallization is used to separate solid from a liquid solution। जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक होती है, इसमें से हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन में से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। इट इज़ लिंक्ड टू प्रेसिपिटेशन, है ना, ये एक तरह से प्रेसिपिटेशन की तरह ही है, बट इन दिस टेक्निक द प्रेसिपिटेट इज अचीव्ड इन अ क्रिस्टल फॉर्म विच एग्जिबिट एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ प्योरिटी, है ना। तो जिस तरह से हम इवापोरेशन करते हैं ना, प्रेसिपिटेशन जो है हमारा, ये इवापोरेशन को हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं, है ना, साल्ट में वाटर में साल्ट को मिलाकर या सी के वाटर को गर्म करते हैं, तो हमारा वाटर तो उड़ जाता है और नीचे क्या बच जाता है? सॉलिड साल्ट बच जाता है ना। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर बच जाता है सॉलिड, इसे हम कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। ये हमारे टर्म नहीं आया है चैप्टर में, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेसिपिटेट है ना, इसको हम यहाँ पर अवक्षेप कहते हैं, जो कि हमारे बीकर में बच जाता है जल के वाष्पीकृत होने के पश्चात। तो ये जो हमारी टेक्निक है प्रेसिपिटेशन की, है ना, द प्रेसिपिटेट इज अचीव्ड बाय इन अ क्रिस्टल फॉर्म। यदि हमें ये जो प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है, यदि यह क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है, ये किसके फॉर्म में प्राप्त हो रहा है? क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि
ये जो प्रोसेस है ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, एक तरह से तो इवापोरेशन ही है, लेकिन इवापोरेशन थोड़ा सा एडवांस टाइप का है। इसमें हम जब कूलिंग करते हैं, है ना, जब इसको ठंडा करते हैं मिक्सचर को, तो बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं ताकि पानी बहुत धीरे धीरे उसमें से उड़े ना, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है उसमें भी कुछ ना कुछ पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए। पूरी तरह से क्रिस्टल ड्राई नहीं होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, यदि ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। ठीक है, और जो हमारा पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट होता है ना, या इसको हम गर्म कर देते हैं, ये ब्लू कलर का होता है क्रिस्टल, और जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये वाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर जो होता है ब्लू कलर का वह उड़ जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉपर सल्फेट को हम क्रिस्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। ये हमें क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल के रूप में दिखाई देगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देंगे। तो यही अंतर होता है इवेपोरेशन में और क्रिस्टलाइजेशन में, कि क्रिस्टलाइजेशन को बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है वह क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, और इसकी जो प्योरिटी होती है वह बहुत अच्छी प्योरिटी यहाँ पर प्राप्त होती है हमें ना, एग्जिबिट एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ प्योरिटी, बहुत अच्छे प्योर फॉर्म में हमें सॉलिड यहाँ पर प्राप्त होता है। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी अप्लाइड टू प्योरीफाई इम्प्योर सब्सटेंस। और क्रिस्टलाइजेशन का जो टेक्निक है, प्रिंसिपल है, हम इसको इम्प्योर अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने में यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 24 पर जो दिया गया है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।